अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक ऐसा बादशाह जिसने तारीख़ का नक्शा ही बदल दिया, जिसकी तारीफ़ करने पर इल्लामा इकबाल जैसे शायर भी मजबूर हो गए। एक ऐसा नाम जिसको तारीख़ ने सदियों बाद भी याद रखा हुआ है। एक ऐसा सुल्तान जिसने एक छोटी सी सल्तनत को एशिया के ताकतवर सल्तनतों में तब्दील कर दिया। नाज़रीन, एक ऐसा फातेह जिसकी फौजें बर्फीले पहाड़ों से लेकर हिंदुस्तान के मैदानों तक आ पहुंची। इस शेर दिल बादशाह को तारीख महमूद गजनवी के नाम से जानती है, लेकिन आखिर महमूद गजनवी कौन था? वो इक़्तिदार तक कैसे पहुंचा? इसने हिंदुस्तान पर बार बार हमले क्यों किए और इसकी फतूहात ने तारीख का रुख कैसे बदला? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महमूद गजनवी की मुकम्मल दास्तान। नाज़रीन, महमूद गजनवी 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के तारीखी शहर गजनी में पैदा हुआ। इसके वालिद सबकत गैन थे, जो गजनवी सल्तनत के बानी थे और एक हिम्मत वाले और अजीम सिपह सलार थे। सबकत गैन खुद भी एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल थे। वो इब्तदा में गुलाम थे, लेकिन अपनी बहादुरी, जहानत और अस्करी सलाहियतों की बदौलत इक़्तिदार के आला मकाम तक पहुँच गए। महमूद ने बचपन से ही जंगी तरबियत हासिल करना शुरू कर दी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और फौजी हिकमत अमली इसकी तालीम का हिस्सा थी। वो दूसरे बच्चों की तरफ खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करता था, बल्कि मैदान जंग में तजुर्बात करता था और कहानियाँ सुनता और मुस्तकबिल के ख्वाब देखता था। जल्द ही इसकी जहानत और कायदाना सलाहियतें नुमायाँ होने लगी। 997 ईस्वी में सबकत गैन का इंतकाल हो गया, लेकिन इक़्तिदार महमूद को नहीं मिला, क्योंकि सबकत गैन ने अपने बेटे इस्माइल को अपना जानशीन मुकर्रर किया। यह फैसला महमूद के लिए हैरान कुन था। इसने अपने भाई को बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चुनांचे दोनों भाइयों के दरमियान जंग छिड़ गई। 998 ईस्वी में होने वाली इस जंग में महमूद ने अपने भाई को शिकस्त दी और गजनवी सल्तनत का नया सुल्तान बन गया। ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। सुल्तान बनने के बाद महमूद ने सिर्फ हुकूमत करने पर इक्तिफा नहीं किया। नाज़रीन, इसका ख्वाब एक अजीम सल्तनत कायम करना था। इसने फ़ौज को जदीद बनाया, सिपाहियों की तादाद में इजाफा किया, नए हथियार मुतारफ़ करवाए और एक मजबूत इंतज़ामी निज़ाम कायम किया। नाज़रीन, जल्द ही इसकी सल्तनत अफगानिस्तान से निकलकर वस्ती एशिया और ईरान के वसी इलाकों तक फैलने लगी। खुरासान, बल्ख, हेरात और निशापुर जैसे आम शहर इसके ज़ेरे असर हो गए। इस ज़माने में हिंदुस्तान कई छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। राजाओं की आपस में मुसलसल जंगें जारी रहती थी। कोई मजबूत मरकजी हुकूमत मौजूद नहीं थी। महमूद ने इस सूरत हाल को एक मौका के तौर पर जाना और अपनी तवज्जो हिंदुस्तान की तरफ मरकूज की। सन 1000 ईस्वी में महमूद का सामना हिंदुस्तानी शाही सल्तनत के हुक्मरान राजा जयपाल से हुआ। पेशावर के करीब एक ज़बरदस्त जंग लड़ी गई। दोनों जानिब हज़ारों फौजी मौजूद थे, लेकिन महमूद की फौज ज़्यादा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता थी। आखिरकार जयपाल को शिकस्त हुई। ये फतह महमूद के लिए इंतहाई आम थी। इसके बाद पंजाब के कई इलाके इसके कब्जे में आ गए। अगले कई बरसों तक महमूद मुसलसल हिंदुस्तानी मुहिम्मात पर डटा रहा। मुल्तान, बेरा, थानसेरा, मतहरा और कनूज जैसे बड़े शहर फतह किए। नाजरीन, हर कामयाबी के साथ इसकी शोहरत बढ़ती गई। इसकी फौजें सैकड़ों मील का सफर तय करती, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरती और फिर दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़ी। महमूद सिर्फ एक बहादुर जंगजू नहीं था, बल्कि वो गैर मामूली फौजी हिकमत अमली का मालिक भी था। नाजरीन, वो दुश्मन की कमजोरियों को बारीक बीनी से जायजा लेता, सही वक्त पर हमला करता। वो अपने घुड़सवार दोस्तों को मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल करता। इसकी फौज तेज रफ्तार हमलों के लिए मशहूर थी और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। नाजरीन, 1025 ईस्वी को महमूद की जिंदगी का सबसे मशहूर साल माना जाता है। इस साल हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर वाक़े सोमनाथ मंदिर की तरफ पेशकदमी की गई। ये मंदिर अपनी दौलत और मजहबी अहमियत की वजह से मशहूर था। नाजरीन, महमूद ने एक तवील और खतरनाक सफर तय किया, सहरा अबूर किए, मुश्किल रास्तों से गुजरा और बिलाखिर सोमनाथ तक पहुँच गया। सख्त जंग हुई, आखिरकार महमूद की फौज कामयाब हुई। यह वाक़या बर सगीर की तारीख के सबसे ज्यादा मशहूर और मुतनाज़ वाक़यात में शुमार होता है। नाज़रीन, महमूद सिर्फ जंगे नहीं लड़ता था, वो अपनी सल्तनत को मजबूत भी बनाता रहा था। गजनी इसके दौर में दुनिया के अजीम शहरों में शुमार होने लगा। शानदार महल्लात तमीर हुए, मसाजिद बनाई गई, मदारस कायम किए गए, बाजार तैयार किए गए और तजारत को फरोग मिला। नाज़रीन, महमूद के दरबार में उसके दौर के अजीम उलमा और दानश्वर मौजूद थे।
ان میں سب سے مشہور نام البارونی کا تھا۔ البارونی نے ہندوستان کے بارے میں ایک اہم کتاب لکھی۔ مشہور فارسی شاعر فردوسی بھی اسی دور سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح غزنی علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں محمود کی سلطنت ایک وسیع خطے پر پھیل گئی۔ موجودہ افغانستان، پاکستان، ایران کے بڑے حصے، ترکمانستان اور ازبکستان، تاجکستان اس کے زیر اثر علاقے تھے۔ اس وقت غزنوی سلطنت اسلامی دنیا کی طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ زندگی بھر فتوحات حاصل کرنے والا عظیم سلطان اب عمر کے آخری حصوں میں داخل ہو چکا تھا۔ مسلسل جنگوں اور حکومتی ذمہ داریوں نے اس کی صحت کو متاثر کیا۔ 1030 عیسوی میں محمود شدید بیمار ہو گیا۔ آخرکار اپریل 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، محمود غزنوی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں آج بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے ایک عظیم فاتح اور کامیاب حکمران قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اس کے مخالفین اس کو ہندوستانی مہمات پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے اپنے دور کی سیاست، فوجی تاریخ اور بر صغیر کے مستقبل پر ایسے گہرے اثرات چھوڑے ہیں جنہیں آج بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان شہزادے سے لے کر ایشیا کے عظیم ترین سلاطین میں شمار ہونے تک کا سفر واقعی حیران کن تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود محمود غزنوی کے نام کو تاریخ کے صفحات میں آج بھی زندہ رکھا گیا ہے۔ آپ کی نظر میں محمود غزنوی کیسا شخص تھا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔